एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस। यूनिट है हमारा प्लांट फिजियो और पेपर है जून 2023 शिफ्ट 1। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। सो बेसिकली इस पेपर के अंदर इस यूनिट से जो क्वेश्चन आए हैं वो पार्ट बी में भी आए हैं, पार्ट सी में भी आए हैं। पार्ट बी में मेरे हिसाब से 4 से 5 क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपने वो क्लास देख ली होगी। और आज की क्लास में हम पार्ट सी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लगभग 6 क्वेश्चन इस पेपर में इस यूनिट से पार्ट सी के अंदर आए हुए हैं। तो बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ दिया हुआ है The recognized family of PR proteins in plants and their activities are listed in the column X and column Y. कॉलम X के अंदर आपको PR प्रोटीन का नाम दिया गया है और कॉलम Y के अंदर वो क्या काम करते हैं ये दिया गया है। आपको मैच करके बताना है कि कौन सी बात सही है। सो देखिए बेसिकली होता क्या है कि मानिए कोई भी एक प्लांट है और उस प्लांट पर जब पैथोजन अटैक करते हैं तो उसी के रिस्पॉन्स में प्लांट भी कुछ बनाता है, उन्हीं को ही हम बोलते हैं PR प्रोटीन। जैसे मानिए कोई भी पैथोजन है, मान लेते हैं ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया अपने साइड से कुछ इफेक्टर मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करता है और फिर प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर देता है ताकि वो वहां पर इन्फेक्शन कर सके, एंटर कर सके। जैसे ये इफेक्टर मॉलिक्यूल्स प्लांट में आते हैं तो प्लांट का जो इम्यून सिस्टम है वो ट्रिगर हो जाता है और प्लांट फिर इनके रिस्पॉन्स में बनाता है PR प्रोटीन। ये PR प्रोटीन का काम बस इतना होता है कि किसी भी तरीके से इस पैथोजन की एंट्री को यहाँ पर रोक दिया जाए। अब ये PR प्रोटीन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, क्योंकि पैथोजन भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कभी वो बैक्टीरिया हो सकता है, कभी फंगस हो सकता है, कभी वायरस हो सकता है। तो इसी भी यहाँ पर जो प्रोटीन होते हैं, PR प्रोटीन होते हैं, वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं और उनकी एक्टिविटीज भी अलग अलग होती हैं। सो इसी भी यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि यहाँ आपको PR प्रोटीन का नाम दे दिया गया है और यहाँ उनकी एक्टिविटीज दी गई हैं, आपको मैच करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको ये कंप्लीट याद करनी है, क्योंकि यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आए हैं, अभी भी आया है और आगे भी आ सकते हैं। सो यहाँ पर आपको PR प्रोटीन का नाम दिया गया है, यहाँ उनका साइज भी लिखा है कि वो कितने किलो डाल्टन के हैं और क्या काम करते हैं वो यहाँ लिखा गया है। जैसे PR1 है, इसका साइज 15 किलो डाल्टन होता है और ये एंटी फंगल की तरह काम करता है, यानी कि जैसे ही फंगस आकर के अटैक करना चाहेगी तो PR1 को फॉर्म किया जाएगा और ये उस फंगस को रोकने का काम करता है। तो हमारे क्वेश्चन में PR2 के बारे में पूछा है, 3 के बारे में पूछा है और 6 के बारे में पूछा है और 10 के बारे में पूछा है। तो इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। जो PR2 होता है ये एक्ट करता है एज अ β1,3 ग्लूकानेजेस और PR3 एक्ट करता है एज अ काइटिनेज, PR6 एक्ट करता है एज अ प्रोटीनेज इनहिबिटर एंड PR10 एक्ट करता है एज अ राइबोन्यूक्लिएज लाइक प्रोटीन्स, यानी RLP की तरह। चलिए मैच कर लेते हैं। सो ये जो PR2 है ये एक्ट करता है एज अ β1,3 ग्लूकानेज, PR3 एक्ट करेगा एज अ काइटिनेज, PR6 एक्ट करता है एज अ प्रोटीनेज इनहिबिटर एंड PR10 एक्ट करता है एज अ राइबोन्यूक्लिएज लाइक प्रोटीन। यानी ये ऑलरेडी सारे मैच्ड है। तो अपना आंसर हो जाएगा A का 1, B का 2, C का 3 एंड D का 4th। सेकेंड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, बढ़ते हैं अपने अगले सेकेंड क्वेश्चन पर। ये भी मैचिंग टाइप क्वेश्चन है और यहाँ दिया है गिवन बिलो आर द लिस्ट ऑफ एबायोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन कॉलम X एंड देयर प्राइमरी इफेक्ट्स इन प्लांट इन कॉलम Y। जो प्लांट के आसपास जो इन्वायरमेंट होता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ आपको कॉलम X के अंदर उन फैक्टर्स का नाम दिया गया है, कॉलम Y के अंदर उन फैक्टर का क्या इफेक्ट हो सकता है प्लांट के ऊपर ये दिया गया है। मैच करके बताना है कौन सी बात सही है। ठीक है। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ मैं क्लिक कर सकती हूँ हाई लाइट इंटेंसिटी, यानी यहाँ से स्टार्टिंग हो सकती है। हाई लाइट इंटेंसिटी का मतलब है, हमें पता है कि प्लांट के लिए लाइट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। लेकिन उसमें भी एक क्राइटेरिया होता है, अगर सनलाइट
ज़्यादा, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो फोटो इनिबिशन हो जाता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस में कुछ प्रोटीन जैसे कि D1 है, D2 है, वो हेल्प करते हैं। और अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो वो D1 और D2 जो प्रोटीन होते हैं वो इनिबिट हो जाते हैं, और अगर वो इनिबिट हो जाते हैं तो पूरी प्रोसेस ही रुक जाती है। तो अगर हाई लाइट इंटेंसिटी हो जाती है तो वहाँ पर फोटो इनिबिशन हो जाता है। फोटो इन द सेंस लाइट, और इनिबिशन मतलब रुक जाना। तो लाइट की वजह से कब चीजें रुकेंगी? जब लाइट की इंटेंसिटी हाई हो जाएगी, यानी डी का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। इसके बाद बात करते हैं सैलिनिटी की। इसका मतलब है कि सोल्ट की कंसंट्रेशन आसपास ज्यादा हो गई है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं NaCl इज ऑल्सो अ सॉल्ट, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का। सोल्ट में और भी चीजें आ सकती हैं, हमने एग्जाम्पल लिया है NaCl का। यानी कि जहां पर प्लांट है, जिस सॉइल में प्लांट है उसके आसपास NaCl या फिर सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है तो क्या होगा? जैसे ही प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करना चाहेगा, साथ साथ में जो Na और Cl हैं वो भी प्लांट को एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे, क्योंकि NaCl ऐसे तो नहीं कि अलग रहेगा, वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। जैसे प्लांट पानी लेगा ऑस्मोसिस से, ऐसे ही NaCl भी उसके अंदर आ जाएगा। और NaCl जब ज्यादा हो गया है आसपास तो प्लांट में भी इनटेक ज्यादा होगा, और प्लांट में हो जाएगी आयन की साइटोटॉक्सिसिटी, यानी जो आयन्स है जैसे कि Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, उनका सेल में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से वो टॉक्सिक हो गए हैं। सो अगर फैक्टर्स में हम लिखते हैं सैलिनिटी तो इसका मतलब है कि उसका इफेक्ट क्या होगा प्लांट के ऊपर, कि वहां आयन का जो टॉक्सिसिटी है वो बढ़ गई है सेल के अंदर, यानी बी का हो जाएगा 1। इसके बाद लिखा है वाटर डेफिसिट। वाटर डेफिसिट का मतलब होता है पानी की कमी हो जाना, पानी की कमी हो जाना। और हमने पढ़ा है कि जहां पानी ज्यादा होता है वहां पानी का पोटेंशियल भी ज्यादा होता है, और जहां पानी कम होता है वहां पानी का पोटेंशियल भी कम होता है। तो यहाँ वाटर डेफिसिट यानी पानी की कमी हुई है। तो अगर पानी की कमी हुई है तो प्लांट के अंदर जो वाटर का पोटेंशियल है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कम हो जाता है, रिडक्शन आ जाता है। तो ए को हम मैच कर सकते हैं विद फोर्थ। लास्ट में बचा है फ्लडिंग, यानी कि यहाँ पानी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, प्लांट कंप्लीटली या हाफली पूरे पानी में मर्ज हो गए हैं। तो इस वजह से जब प्लांट का मोस्टली पार्ट पूरा कवर हो गया है पानी में तो वो अच्छे से ऑक्सीजन को नहीं ले पाता है, जिससे कि प्लांट में हाइपोक्सिया कंडीशन हो जाती है। वो कब होगी? जब फ्लडिंग हो जाएगी, यानी सी का हो जाएगा सेकंड। सो ए का हमने लगाया है फोर्थ और बी का हमने लगाया है 1। तो ए का फोर्थ है और बी का 1 है, सी का सेकंड है और डी का थर्ड है, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। The following are certain statements regarding the photosystem 2 electron carrier during the light reaction of photosynthesis। अगर आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के बारे में तो आपको पता होगा कि वहां पर 2 टाइप की रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में एटीपी बनता है, NADPH बनता है और O2 का प्रोडक्शन होता है, जबकि जो डार्क रिएक्शन होती है जो कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है वहां पर CO2 को फिक्स करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाए जाते हैं। सो बेसिकली यहाँ बात की गई है लाइट रिएक्शन की। सो लाइट रिएक्शन में फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1 का भी के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ इस क्वेश्चन में फोटोसिस्टम 2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल या फिर चेन जो चलती है उसके रिगार्ड में आपसे पूछा है, और पूछा है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। चलिए देखते हैं इनके बारे में। सो जो फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है जो कि कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले फोटोसिस्टम 2 है और फोटोसिस्टम 2 के ऊपर जैसे ही लाइट फॉल ऑफ होती है तो ये एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटेड फॉर्म को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो एक्साइटेड हो जाता है, यानी कि उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल में चला जाता है जैसे ही उसके ऊपर लाइट फॉल ऑफ होती है। ये इलेक्ट्रॉन जो कि एक्साइटेड हुआ है, एक्साइटेड होके वो ग्राउंड लेवल से ऊपर गया है, अब वो धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट करता है, अगेन जो ग्राउंड लेवल है वहां आना स्टार्ट करता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन जंप करता है फियोफाइटिन के पास,
आफ्टर दैट प्लास्टोक्विनिन के पास, जिसमें कि दो पार्ट होते हैं QA एंड QB। सो ये फिर QA के पास जाएगा, फिर QB के पास जाएगा। आफ्टर दैट साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास जाता है, यहीं पर ADP से ATP भी बनती है। फिर वो जाता है प्लास्टोसाइनिन के पास। ये प्लास्टोसाइनिन ट्रांसफर करता है इस इलेक्ट्रॉन को टू द फोटोसिस्टम 1। फिर फोटोसिस्टम 1 जैसे इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, अगेन ये एक्साइटेड हो जाता है और उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो A0 के पास जाता है, A1 के पास जाता है, FES के पास जाता है, FD के पास जाता है और फाइनली वहां जाकर के NADP पॉजिटिव से NADPH बन जाता है। ठीक है, सो क्वेश्चन में हमसे इस बारे में पूछा है, यानी कि अबाउट द फोटोसिस्टम 2। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया है अबाउट द लाइट रिएक्शन। तो हमारे क्वेश्चन में अगर आप सारे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो देखो, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर P680 इज ट्रांसफर्ड टू QA टू प्रोड्यूस अ प्लास्टोसेमीक्विनोन। तो ठीक है, बी में दिया है QA इज द मोबाइल प्लास्टोक्विनोन, सी में दिया है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम QA टू QB कन्वर्ट्स QB into the plastosemiquinone, and D में दिया है QB is tightly bound to the complex and it is not mobile। यानी ये सारी ही स्टेटमेंट किसके बारे में बता रही है? प्लास्टोक्विनोन के बारे में। तो उसके बारे में पढ़ना जरूरी है अगर इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। सो देखिए, जो प्लास्टोक्विनोन है इज फाउंड विद इन द फोटोसिस्टम 2 इन 2 स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स। यानी कि जो फोटोसिस्टम है, फोटोसिस्टम 2 जो है, जिसको हम P680 भी बोलते हैं, इसी में ही दो साइट होती हैं, दो साइट, जिसको हमने बोला है प्राइमरी साइट एंड दिस इज सेकेंडरी साइट। प्राइमरी साइट से बाइंड करता है प्लास्टोक्विनोन A और सेकेंड साइट से बाइंड करता है प्लास्टोक्विनोन B। ठीक है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, हम जानेंगे अभी क्या डिफरेंस है। तो प्राइमरी साइट पर PQA होता है, सेकेंडरी साइट पर PQB होता है। अगेन P इन द सेंस प्लास्टोक्विनोन A, प्लास्टोक्विनोन B। डिफरेंस क्या है कि प्लास्टोक्विनोन A जो होता है ये टाइटली बाइंड होता है, ये टाइटली बाइंड होता है अपनी इस साइट पर, ये बिल्कुल टाइटली बाइंड होगा, कहीं हिल नहीं पाएगा। लेकिन ये जो PQB होता है जो कि सेकेंडरी साइट पर है, ये लूजली बाइंड होता है, ये लूजली बाइंड होता है, यानी ये मूव कर सकता है। तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस ये है, इनका काम क्या है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि P680 अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है फियोफाइटिन के पास, फियोफाइटिन से जाता है PQA यानी कि इसके पास, यहां से जाता है PQB यानी इसके पास, यानी और फिर PQB से जाता है साइटोक्रोम B6F के पास, यानी इन दोनों का काम क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना। तो यहां पर जो PQA होता है ये इलेक्ट्रॉन लेता है फियोफाइटिन से और ट्रांसफर करता है PQB को, और PQB इलेक्ट्रॉन लेता है PQA से और आगे फर्दर ट्रांसफर कर देता है। तो इसी बिहाफ पर भी दोनों में डिफरेंस है। जो PQA होता है ये केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और एक को ही अगेन ट्रांसफर कर सकता है। यानी ये जो फियोफाइटिन है, कभी अगर ये दो इलेक्ट्रॉन को ऑफर करे साथ में ही, तो PQA नहीं ले पाएगा। PQA केवल एक वन टाइम में 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, उस 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, फिर दूसरा ले पाएगा। लेकिन जो PQB होता है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेप्ट कर सकता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेप्ट करता है और 2 इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेप्ट कर सकता है। मानो अगर QA से ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो हमें पता है QA केवल 1 टाइम में 1 इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर कर पाएगा। तो ठीक है, ये कहता है कि चलो मेरे पास कुछ और बचा नहीं है, मैं यहीं से इलेक्ट्रॉन एक ही ले लेता हूं। लेकिन कभी अगर कुछ भी कंडीशन आए और PQB को 2 इलेक्ट्रॉन साथ में ट्रांसफर कर दिए जाएं तो ये एक्सेप्ट कर सकता है और आगे ट्रांसफर भी कर सकता है। तो दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंस बिटवीन PQA एंड PQB।
सो एक बार फिर से देखते हैं। फोटो सिस्टम 2 के अंदर जो कुछ साइट होती हैं, प्राइमरी साइट एंड सेकेंडरी साइट। प्राइमरी साइट पर होता है PQA और सेकेंडरी साइट पर होता है PQB। PQA मतलब ये जो साइट है जिसपे ये बाइंड है PQA, ये टाइटली बाइंड होता है, कहीं मूव नहीं कर सकता, जबकि PQB लूजली बाइंड होता है, ये मतलब मूव कर सकता है। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया है दोनों में। एक ये है कि PQA केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है और गेन कर सकता है। PQB एक साथ में एक को भी, अगर एक आता है तो एक भी एक्सेप्ट कर सकता है, दो आते हैं तो दो भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए जी, तो इतनी बातें अगर समझ आ गई हैं तो देखो यहाँ पर जो प्लास्टोक्विनोन है इज फाउंड विद इन द फोटो सिस्टम 2 इन 2 स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट नोन एज QA एंड QB। आप P लगा सकते हैं, प्लास्टोक्विनोन A, प्लास्टोक्विनोन B। The plastoquinone at QA, the primary binding site is very tightly bound compared to the plastoquinone at QB, the secondary binding site, which is more easily removed. QA is only transferred a single electron. जो PQA होता है वो only single electron को ट्रांसफर कर सकता है, so it has to transfer an electron to QB twice. QB क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है इसलिए इसको 2 बार काम करना पड़ता है। ये QB है और इसने सोच लिया है जब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे मैं नहीं हिलूंगा। तो QA जो होता है ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आया, उसने 1 ट्रांसफर कर दिया, फिर भी यहीं पर रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। फिर से QA क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और फिर ट्रांसफर करता है, उसके बाद ही ये आगे मूव कर सकेगा। ठीक है, सो देखो लिखा भी है, सो इट हैज टू transfer an electron to QB twice before QB is able to pick up 2 protons from the stroma and be replaced by the another plastoquinone molecules। जैसे देखो अगर ये प्लास्टोक्विनोन है, अगर इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, हाईली ऑक्सीडाइज्ड होती है। फिर जैसे ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो ये बन जाता है प्लास्टो सेमीक्विनोन। सेमीक्विनोन यानी अगर 1 इलेक्ट्रॉन आया है खाली, अगर इसी ने ही दूसरा इलेक्ट्रॉन भी गेन कर लिया है और साथ में 2 प्रोटॉन गेन कर लिए हैं तो इट विल बी प्लास्टो हाइड्रोक्विनोन, या फिर इसको हम प्लास्टोक्विनोल भी बोल देते हैं, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होंगे। तो इस तरीके से होता है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो PQA है ये केवल सेमीक्विनोन कंडीशन में ही हमें मिलेगा, जबकि जो PQB है वो सेमीक्विनोन में भी मिल सकता है क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन भी गेन कर सकता है, और वो प्लास्टो हाइड्रोक्विनोन में मिल सकता है क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन भी गेन कर सकता है। डन, यानी PQA केवल सेमीक्विनोन कंडीशन में मिलेगा क्योंकि वो 1 ही इलेक्ट्रॉन एक बार में गेन करता है, और जबकि जो प्लास्टोक्विनोन B है ये सेमीक्विनोन में भी आ सकता है क्योंकि एक बार में तो ये 1 ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो जब तो सेमीक्विनोन हो जाएगा, फिर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो तब ये प्लास्टो हाइड्रोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है फोटो सिस्टम 2 के बारे में, ये P680 है। जैसे ही लाइट फॉल ऑफ होती है तो उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के जाता है फियोफाइटिन के पास, फियोफाइटिन से जाता है वो QA के पास, QA से जाता है वो QB के पास। अगेन एक चीज और मैं बताना भूल गई हूँ, जो QA होता है वो D2 प्रोटीन से अटैच्ड होता है और QB D1 प्रोटीन से अटैच्ड होता है। तो फोटो सिस्टम 2 में ये D2 और D1 प्रोटीन भी होते हैं। सो देखो QA अभी हमने पढ़ा है मूव नहीं कर सकता है, तो जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन आया वो सीधा यहाँ से ट्रांसफर कर देगा QB के पास, और जैसे QB के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 प्रोटॉन, तो ये यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हटके आगे जाएगा, और फिर दूसरा जो प्लास्टोक्विनोन B है जो कि बिल्कुल खाली है, जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर कर देते हैं आगे, खाली होकर के फिर से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ बाइंड करेंगे क्योंकि ये तो मूव नहीं कर सकता, ये यहीं पर रहेगा। लेकिन जैसे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ये यहाँ से डिटैच होकर के यहाँ आएगा, यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, फिर खाली होकर के फिर यहाँ के बाइंड हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर डिटैच होगा, फिर यहाँ खाली होगा, फिर ऐसे ये पूरी साइकिल जो है चलती रहती है। ठीक है जी, तो काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया है इसके बारे में।
और मैंने इसलिए इतना पढ़ाया है क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन में मुझे डाउट है, तो मैं आपकी भी सलाह लेना चाहूँगी, क्योंकि इसीलिए मैं डिटेल में पढ़ा रही हूँ, ताकि थोड़ा भी कॉन्सेप्ट बिल्ड हो आपका, तो आप बता सकें क्वेश्चन के बारे में कि क्या बातें सही हैं क्या गलत हैं। तो देखो अभी जैसे हमने पढ़ा भी है इसके बारे में, जब फर्स्ट रिडक्शन होता है तो ये देखो ये QA है QB है, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन आया और QA के पास आएगा, QA के पास आया है तो QA तो हो गया सेमी क्विनोन, है ना। QA क्या हो गया है, सेमी क्विनोन हो गया, क्योंकि इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आया है, और QB अभी भी ऐसे ही फॉर्म में है। अब ये जो QA है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा। अब जो QA है उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और QB के पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है, यानी अब QB हो गया है सेमी क्विनोन। ठीक है, अब फिर क्या होगा कि अगेन अब ये कंडीशन है कि QA के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, QB के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब QA के पास फिर से इलेक्ट्रॉन आता है, कौन देगा, फियोफाइटिन। तो फिर अगेन जो QA है वो सेमी क्विनोन हो जाता है, QB भी सेमी क्विनोन हो गया है। अब QA अपना इलेक्ट्रॉन फिर से QB को देता है और QB को देता है और एक मतलब प्रोटॉन भी आता है, तो यहाँ नहीं दिखाया लेकिन यहाँ आगे दिखा दिया है कि जो QA है इसके पास अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि इसने अपना ट्रांसफर कर दिया है, और QB के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और एक और प्रोटॉन लेगा, तो फाइनली ये हो जाएगा QBH2। H2 का ही मतलब क्या है, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब QB क्या हो गया है, H2 हो गया है, यानी कि +2 हाइड्रोक्विनोन हो गया है। अब ये जाएगा यहाँ से और आगे ट्रांसफर करेगा। ठीक है, चलिए जी अब एक बार ना अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कैसे हम चीज़ों को मैच कर सकते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अबाउट द बी स्टेटमेंट। बी में क्या लिखा है, बी में लिखा है QA इज द मोबाइल प्लास्टोक्विनोन। बिल्कुल गलत है, अभी हम पढ़ के आए हैं, ये तो इमोबाइल होता है, टाइटली बाइंड होता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। डी में लिखा है कि QB इज टाइटली बाउंड, अगेन गलत है, QB क्या होता है, लूजली बाइंड होता है और ये मोबाइल होता है, लेकिन यहाँ लिखा है नॉट मोबाइल, तो ये गलत हो जाएगा। यानी बी गलत है, डी गलत है, तो हम फर्स्ट को भी कट कर सकते हैं और सेकंड को भी कट कर सकते हैं। बारी आई है ए और सी की। ए में लिखा है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड फ्रॉम रिएक्शन सेंटर P680 is transferred to QA to produce a plasto semi-quinone। यानी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी कि P680 पर जो P680 है, जैसे ही उसने अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो सबसे पहले ये जाता है फियोफाइटिन के पास। अभी हम देख के आए हैं, जैसे यहाँ आप देख भी सकते हैं कि P680 का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, सबसे पहला मान लेते हैं कि अभी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं और ये पहला ही इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले ये फियोफाइटिन के पास जाता है, ना कि सीधा QA के पास जाएगा। पहले ये फियोफाइटिन के पास जाएगा, आफ्टर दैट QA के पास जाएगा और QA हो जाएगा सेमी क्विनोन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट को हम एक तरीके से गलत भी कह सकते हैं, और अगर सही कह रहे हैं तो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट सही है, यानी कि चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं दी हैं। हालांकि होता तो ऐसे ही है कि P680 से इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली QA के पास जाना है, लेकिन सबसे पहले नहीं जाता है। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर P680 इज ट्रांसफर टू QA। हाँ, QA के पास जाता है, लेकिन पहले फियोफाइटिन, आफ्टर दैट QA। ठीक है, तो इसको भी होल्ड पे रखते हैं। इसमें चीज़ें थोड़ी सी मिस कर दी गई हैं कि पहले कहना चाहिए था कि P680 से जाएगा फियोफाइटिन के पास, आफ्टर दैट QA के पास जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है। चलिए एक बार सी को देख लेते हैं। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम QA टू QB कन्वर्ट QB इनटू प्लास्टो सेमीक्विनोन। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर्ड होता है QA से, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से फियोफाइटिन के पास आया। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पहले इसके पास आया फियोफाइटिन के, अब आ गया है वो QA के पास। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो यहां से दिया गया है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो PQA से ट्रांसफर होता है PQB के पास। हाँ भाई, बिल्कुल होता है, और PQB कन्वर्ट हो गया है सेमीक्विनोन में। ये बात भी बिल्कुल सही है ना। देखो अभी हम ये देख के आए थे कि जो अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये देखो यहाँ, ये QA है QB है,
QA के पास आया ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, QA हो गया सेमीक्विनोन, बिल्कुल सही बात है, और QB फिलहाल ऐसे ही है। अब ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन QA से ट्रांसफर होगा QB पर। स्टेटमेंट C यहां से आया है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है QA से ट्रांसफर होता है QB पर, और QB किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेमीक्विनोन में, क्योंकि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी इससे पहले QB के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया होगा, और जब पहला इलेक्ट्रॉन जाता है QB के पास उसको ही हम सेमीक्विनोन बोलते हैं। अगर ये कहता कि सेकंड इलेक्ट्रॉन है तो हम मान सकते थे कि पहला इसके पास आ गया है, और जब सेकंड आएगा तो वो प्लास्टो हाइड्रोक्विनोन हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यानी QA के पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही वो ट्रांसफर हुआ QB के पास तो QB कन्वर्ट हो जाएगा सेमीक्विनोन में, फिर जब सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा तब ये कन्वर्ट होगा प्लास्टो हाइड्रोक्विनोन में। तो अगर कंपेयर किया जाए इन स्टेटमेंट A एंड स्टेटमेंट C, अगर A में और C में कंपेयर किया जाए तो अकॉर्डिंग टू मी C इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एज कंपेयर टू A, लेकिन क्वेश्चन में दिया है, मतलब एग्जाम में आंसर की में दिया है कि थर्ड इज द आंसर। C को सरासर गलत बता दिया गया है। हालांकि A को अगर हम क्वेश्चन में अगर इस तरीके से स्टेटमेंट होता कि A एंड C, तो हम एक तरीके से सही मान सकते थे कि हाँ A भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ या तो A या तो C, तो अगर ऐसी बात है तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना पड़ेगा कि किसमें चीज़ें ज़्यादा एग्जैक्ट दी गई हैं। तो आप खुद देख सकते हैं जो थ्योरी हमने पढ़ी है वो ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से भी उठा के दे दी हैं, जो स्टैंडर्ड बुक हैं वहाँ से ही चीज़ें मैंने ली हैं। तो इसके अकॉर्डिंग A और C में से जो C है वो मोर अप्रोप्रिएट है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर भाई 4 होना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरा बहुत समय बर्बाद हुआ है। मैंने बहुत रिसर्च की इसके बारे में कि C कैसे सही आंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं इसी चीज़ पे लेके आई हूँ कि जो मतलब कि C मतलब कि थर्ड आंसर कैसे हो सकता है, A कैसे सही हो सकता है। इससे ज़्यादा तो बातें सही C में दी गई हैं, यानी कि C विल बी द आंसर, और C दिया है ऑप्शन 4 में, यानी कि 4th विल बी द आंसर। बाकी आप क्या समझते हैं इस क्वेश्चन के बारे में? आपने अगर सॉल्व किया है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट मैंने मिस कर दिया हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं मिस कर रही हूँ जिस वजह से मैं इसको सही ना बोल करके इसको सही बोल रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसके बारे में ज़रूर मुझे बताना कि इसका आंसर क्या सही हो सकता है। ठीक है जी, चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस, सो इस क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 4 है शायद। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग द नाइट्रोजनेज एंजाइम इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। जो नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है उसका काम है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, यानी कि जो N2 प्रेजेंट होती है, उसको कन्वर्ट करना है अमोनिया में। तो आपको बताना है अबाउट द नाइट्रोजनेज एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में बेसिकली दिया है, और पूछा है कौन कौन सी बातें यहाँ पर सही हैं। ठीक है, सो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में होती है। तो प्लांट अगर डायरेक्टली इसको एब्जॉर्ब करेगा तो प्लांट को बहुत सारी एनर्जी को लगाना पड़ेगा इन बॉन्ड को ब्रेक करने में, तब जाकर के कहीं वो इस नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर पाएगा। तो इस काम को थोड़ा इजी करने के लिए आते हैं कुछ बैक्टीरिया जिनके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है, और इस एंजाइम का काम है कि एटमॉस्फेयर में जो N2 है उसको पकड़ना और कन्वर्ट कर देना अमोनिया में, या फिर ऐसी फॉर्म में जो प्लांट के लिए इजीली वो एब्जॉर्ब कर सके उसको। ठीक है, तो बेसिकली इस एंजाइम के बारे में हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो आप देखिएगा इसके बारे में। जो नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है वो बेसिकली 2 यूनिट से मिलकर के बना होता है। एक को बोलते हैं डाई नाइट्रोजनेज रिडक्टेज एंड द सेकेंड इज डाई नाइट्रोजनेज।
ये जो डाई नाइट्रोजनेज रिडक्टेज होता है ये O2 के प्रेजेंस में इनएक्टिव हो जाता है और बहुत ही जल्दी, हालांकि पूरा नाइट्रोजनेज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डीएक्टिव हो जाता है, यानी कि इनएक्टिव हो जाता है। इसीलिए बैक्टीरिया में जहां पर भी नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है उसको बैक्टीरिया एक मोटी लेयर से कवर कर लेता है, जिसको हम हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। हेट्रोसिस्ट अगर आपने नाम सुना है तो बैक्टीरिया क्या करता है, जहां पर भी इसको ये एंजाइम रखना होता है, मानो ये नाइट्रोजनेज यहाँ रख रहा है, तो इस सेल को ये इस पार्ट को काफी थिक कर लेता है ताकि वहां ऑक्सीजन ना जा सके, क्योंकि ऑक्सीजन अगर चला गया तो नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है इनएक्टिव हो जाएगा। इसमें जो डाई नाइट्रोजनेज रिडक्टेज है ये तो विद इन सेकेंड इनएक्टिव हो जाता है और इसको इनएक्टिव होने में थोड़ा 1-2 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, तो जो डाई नाइट्रोजनेज रिडक्टेज होता है उसमें आयरन होता है, जबकि डाई नाइट्रोजनेज में मोलिब्डेनम और आयरन दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं। जो मेन फंक्शन है नाइट्रोजन को फिक्स करने का वो इस यूनिट का होता है, दिस इज कॉल्ड डाई नाइट्रोजनेज। ठीक है, ये क्या करता है, N2 को लेकर के कन्वर्ट कर देगा अमोनिया में। तो फिर इसका क्या काम है, ये इसको प्रोवाइड करता है रिड्यूस फेरिडॉक्सिन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो सोर्स है वो यहाँ से आता है। ये इलेक्ट्रॉन ये इसको देता है, फिर ये इसकी हेल्प से कन्वर्ट करता है N2 को NH3 में। ठीक है, तो ये जो डाई नाइट्रोजनेज रिडक्टेज होता है इसका काम है कि जो Fe होता है, Fe को रिड्यूस कर देना, मतलब जो Fe यहाँ रिड्यूस है ये ऑक्सीडाइज होगा, इसके पास जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है वो रिड्यूस होगी और फिर जब अगेन ये ऑक्सीडाइज होगा और अपने इलेक्ट्रॉन इस फैक्टर को दे देगा और फिर ये आगे जाकर के नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, मैच करते हैं। ए में लिखा है नाइट्रोजनेज एंजाइम इज कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट, डाई नाइट्रोजनेज एंड डाई नाइट्रोजनेज रिडक्टेज। तो ये बात बिल्कुल सही है, ए सही है तो ए इसमें नहीं है, गलत कर सकते हैं, ए इसमें नहीं है तो उसको भी हम गलत कर सकते हैं। मोलिब्डेनम और Fe प्रोटीन कंपोनेंट इज होमोडाइमर। अच्छा, ये चीज और देखनी है, जो डाई नाइट्रोजनेज रिडक्टेज होता है ये डाइमर है, जबकि अगर बात करें डाई नाइट्रोजनेज की ये क्या है, टेट्रामर है। एक ये यूनिट है इसकी, एक ये है और ये है, यानी ऐसा बोल देते हैं कि जो Fe और मोलिब्डेनम वाला पार्ट है ये टेट्रामर होता है, जबकि जो खाली आयरन वाला पार्ट है ये होमोडाइमर होता है। लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से अपोजिट दिया गया है, मोलिब्डेनम और Fe जो प्रोटीन है वो होमोडाइमर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। Fe प्रोटीन कंपोनेंट इज डाई नाइट्रोजनेज, जिसके पास खाली Fe प्रोटीन है वो डाई नाइट्रोजनेज है, ये बात भी गलत है। अभी हम पढ़ के आए, जिसके पास खाली Fe प्रोटीन है वो डाई नाइट्रोजनेज रिडक्टेज होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मोलिब्डेनम Fe प्रोटीन कंटेन द एक्टिव साइट मेटल क्लस्टर वेयर द N2 बाइंड। एग्जैक्टली, जो मोलिब्डेनम और Fe वाला प्रोटीन यानी कि जो सेकंड वाला पार्ट था डाई नाइट्रोजनेज, वहीं पर साइट प्रेजेंट होती है N2 को फिक्स करने की, तो ये बात सही हो जाएगी, डी अपना सही है। Fe प्रोटीन डिलीवर्स द इलेक्ट्रॉन टू मोलिब्डेनम Fe प्रोटीन कंपोनेंट इन अ रिएक्शन कंप्लीट टू द हाइड्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम ATP। ये बात सही है कि जो Fe प्रोटीन है उसका काम क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डिलीवर करता है MO Fe प्रोटीन कंपोनेंट को, जो कि आगे जाकर के रिएक्शन में हेल्प करता है, तो ये बात भी सही है। यानी ए सही है, डी सही है, ई सही है, ए डी ई फोर्थ विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इसमें दिया है सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज एंड सुक्रोज फॉस्फेट फोस्फेटेज आर 2 की एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ सुक्रोज। फॉलोइंग्स आर द सर्टेन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दीज 2 एंजाइम्स। प्लांट के अंदर हमें पता है कि फूड या फिर कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जब स्टार्च की सिंथेसिस होती है तो वहां पर 2 मेन एंजाइम होते हैं, SPS यानी सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज एंड SPP यानी सुक्रोज फॉस्फेट फोस्फेटेज। तो आपको उन्हीं के रिगार्ड में बताना है कौन कौन सी बातें सही हैं, तो इसके लिए एक फ्लो चार्ट काफी रहेगा। देखो, सबसे पहले सुक्रोज सिंथेसाइज होता है साइटोसोल में। सबसे पहले ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट में, ये कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में।
ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है यूडीपी ग्लूकोज में, एंड ये जो यूडीपी ग्लूकोज है ये ऐड हो के स्टार्च बनाता है। तो सबसे पहले सुक्रोज की बात की है, तो देखो यहाँ यूडीपी जो ग्लूकोज होता है, ये यूडीपी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेटेज, ये दोनों मिलके बनाते हैं सुक्रोज फॉस्फेट। आपको पता होगा कि जो सुक्रोज होता है वो मिलके बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। तो ग्लूकोज कहाँ से आएगा? यूडीपी ग्लूकोज से आएगा। और फ्रक्टोज कहाँ से आएगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आएगा। जैसे ये दोनों जुड़ते हैं तो बनता है सुक्रोज फॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पर फॉस्फेट था। और ये किसने किया है? ये किया है काम सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज ने। ठीक है, यानी जो SPS है, सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज ने यूडीपी ग्लूकोज और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को मिला करके सुक्रोज फॉस्फेट बना दिया है। अब ये सुक्रोज फॉस्फेट बनता है सुक्रोज में, तो यहाँ पर हमें फॉस्फेट को रिमूव करना पड़ेगा। फॉस्फेट को रिमूव करने के लिए एंजाइम होता है फॉस्फेटेज। तो यहाँ सुक्रोज फॉस्फेट फॉस्फेटेज आकर के सुक्रोज फॉस्फेट से फॉस्फेट को हटाता है और सुक्रोज की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है जी, चलिए तो मैच करते हैं क्या दिया है। फर्स्ट में लिखा है सुक्रोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज वन ऑफ द सबस्ट्रेट ऑफ SPS। तो बात सही है कि जो सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज के 2 सबस्ट्रेट थे, यूडीपी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ये बात तो सही है, फर्स्ट विल बी द राइट। सेकेंड में लिखा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड यूडीपी ग्लूकोज आर द सबस्ट्रेट ऑफ SPP। गलत, SPP का सबस्ट्रेट कौन है? SPP का सबस्ट्रेट है सुक्रोज फॉस्फेट, ना कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और यूडीपी ग्लूकोज। तो ये बात गलत हो जाएगी। सुक्रोज इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ SPP एंजाइम, ये बात सही है। जो SPP एंजाइम है इसका प्रोडक्ट ही क्या होता है? खाली सुक्रोज। इसके बाद डी में लिखा है यूडीपी इज वन of the product of SPS enzyme while P is one of the product of SPP enzyme। ये बात सही है। जो UDP है इज वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ SPS, यानी कि जो SPS है उसने UDP ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को लिया है, यानी SPS का जो सबस्ट्रेट है वो UDP ग्लूकोज और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। प्रोडक्ट भी ये 2 बनाता है, एक तो बनाएगा सुक्रोज फॉस्फेट, यानी कि सुक्रोज यानी कि यहाँ से ग्लूकोज, यहाँ से फ्रक्टोज, यहाँ से फॉस्फेट। तो सुक्रोज फॉस्फेट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट और सेकंड प्रोडक्ट होता है यूडीपी। इसके बाद आता है यहाँ फिर SPP क्या करेगा? आके इसको कन्वर्ट कर देगा सुक्रोज में और सुक्रोज प्लस फॉस्फेट में। तो SPP के भी 2 प्रोडक्ट हैं, सुक्रोज प्लस फॉस्फेट, और SPS के भी 2 प्रोडक्ट हैं, सुक्रोज फॉस्फेट एंड UDP। तो ये बात सही लिखी है, यानी डी अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। सो A सही है, C सही है, D सही है, ACD थर्ड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुबिस्को एंजाइम इज इन्वॉल्व इन बोथ रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव कार्बन साइकिल्स इन द प्लांट्स, फॉलोइंग्स आर सर्टेन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग देम। जो रुबिस्को एंजाइम होता है ये रिडक्टिव साइकिल में भी और ऑक्सीडेटिव साइकिल में भी इन्वॉल्व होता है। उसी के रिगार्ड में तुम्हें यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, पूछा है कौन कौन सी बातें सही हैं। ठीक है, जो रिडक्टिव साइकिल होती है इसको हम C3 या फिर कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव को हम C2 या फिर फोटो रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, और दोनों ही साइकिल रुबिस्को एंजाइम की वजह से ही होती है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। ओके तो जो रुबिस्को होता है ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि 2 एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है, कार्बोक्सीजिनेज की तरह भी एक्ट कर सकता है, कार्बोक्सीजिनेज की तरह भी एक्ट कर सकता है एंड ऑक्सीजिनेज की तरह भी एक्ट कर सकता है। जब ये एक्ट करता है एज अ ऑक्सीजिनेज तो यहाँ चलती है ऑक्सीडेटिव साइकिल, ऑक्सीडेटिव साइकिल जिसको C2 साइकिल भी बोलते हैं और फोटो रेस्पिरेशन भी बोलते हैं,
फोटो रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। जब ये एक्ट करता है एज अ कार्बोक्सिलेज तो साइकिल चलती है क्या लिखा था, रिडक्टिव साइकिल, क्योंकि यहाँ रिडक्शन होता है, रिडक्टिव साइकिल, जिसको हम C3 या फिर केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। तो रुबिस्को कब करता है एक्ट एज अ कार्बोक्सिलेज, जब वहाँ CO2 ज़्यादा होती है, और एक्ट करेगा एज अ ऑक्सीजनेज जब वहाँ पर O2 ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं अबाउट द O2 साइकिल, यानी कि जो जब O2 आता है तब जो साइकिल चलती है। तो देखो यहाँ पर ये है कंप्लीट C2 साइकिल, यहीं पर C3 के बारे में बता दिया गया है। तो देखो सबसे पहले होता है सबस्ट्रेट यहाँ राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। तो अगर यहाँ पर O2 ज़्यादा आ गया है तो रुबिस्को उसको कन्वर्ट कर देता है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट में, और 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट में जब ये कन्वर्ट होता है तो फिर आगे जाकर के ये ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होता है। और जो O2 साइकिल यानी कि C2 साइकिल जो होती है, इसमें 3 ऑर्गेनेलिज इन्वॉल्व होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले यहाँ पर बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट, फिर ये कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलेट में, फिर ये आता है पेरोक्सिसोम में, यहाँ ये कन्वर्ट होता है ग्लाइओक्सिलेट में, ये कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन में, ग्लाइसिन जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कन्वर्ट होता है सेरीन में, सेरीन फिर जाता है अगेन पेरोक्सिसोम में, कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सी पायरुवेट में, हाइड्रोक्सी पायरुवेट कन्वर्ट होता है ग्लिसरेट में, फिर ग्लिसरेट जाता है अगेन क्लोरोप्लास्ट में, और ये ग्लिसरेट कन्वर्ट होता है फॉस्फोग्लिसरेट में, और फॉस्फोग्लिसरेट ही होता है C3 साइकिल में। ठीक है, यानी कि अगर O2 आ गया है तो रुबिस्को राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है फॉस्फोग्लाइकोलेट में। लेकिन अगर आ जाए CO2 तो ये सेम रुबिस्को सेम सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है फॉस्फोग्लिसरेट में। जब फॉस्फोग्लिसरेट बनता है तो चलती है C3 साइकिल, अगर बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट तो चलती है C2 साइकिल। ठीक है, तो अगेन हुआ ये है कि C2 साइकिल में भी जो लास्ट में हमें मिल रहा है, दिस इज द सबस्ट्रेट ऑफ C3 साइकिल। ठीक है, एक बात और यहाँ हमें याद रखनी है, जब ग्लाइसिन से चीज़ें कन्वर्ट होती हैं सेरीन में, यहाँ बने हैं 2 ग्लाइसिन, मतलब यहाँ 2 ग्लाइसिन है और बना है 1 सेरीन, तो जो 1 ग्लाइसिन बचा है उसमें से NH4 रिलीज होता है। अब ये जो NH4 रिलीज हुआ है उसको फिर से फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट को NH4 ऐसे ही नहीं मिल गया है, प्लांट ने बहुत सारे काम किए हैं। जो बैक्टीरिया अभी हम पढ़ के भी आए हैं, बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तब जाकर के प्लांट को ये NH4 मिलता है। तो प्लांट इसको ऐसे ही नहीं जाने देगा, अब प्लांट ने क्या करेगा, इस NH4 को फिर से फिक्स करेगा। तो ये NH4 जो यहाँ रिलीज हुआ है ये फिर जाता है क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट में इस NH4 को ऐड कर दिया जाता है ग्लूटामेट के साथ में, और बन जाता है ग्लूटामाइन। फिर ग्लूटामाइन कन्वर्ट होता है अगेन ग्लूटामेट में, और ये ग्लूटामेट फिर जाता है पेरोक्सिसोम में, और जब यहाँ ग्लाइकोऑक्सिलेट कन्वर्ट हुआ था ग्लाइसिन में तो अगेन इस ग्लूटामेट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ जब हमने इसको फिक्स किया है NH4 को, तो ग्लूटामाइन कन्वर्ट हुआ है ग्लूटामेट में विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस पैरिडोक्सिन, FED का इसमें रोल होता है। ठीक है, तो काफ़ी सारी बातें हमने कन्वे कर ली हैं, एक बार उसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। अच्छा, ए में लिखा है शुगर्स आर प्रोड्यूस इन बोथ द साइकिल, ये बात बिल्कुल गलत है। केवल C3 साइकिल जो होती है उसी में ही शुगर्स फॉर्म होते हैं, C2 में कहीं पर भी, हम पूरी साइकिल देख के आ गए हैं, कहीं शुगर फॉर्म नहीं हुआ है, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। बी में लिखा है फेरिडोक्सिन इज रिड्यूस्ड ओनली इन द ऑक्सीडेटिव कार्बन साइकिल, ये बात सही है। जो C3 साइकिल है उसमें FAD का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वहाँ NADH का होता है, NADPH का होता है, लेकिन जो ऑक्सीडेटिव कार्बन साइकिल है उसमें फेरिडोक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बात सही है। इसके बाद सी में देखिए लिखा है प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव साइकिल इज वन ऑफ द सबस्ट्रेट ऑफ रिडक्टिव साइकिल, बात सही है कि ऑक्सीडेटिव का जो प्रोडक्ट आया है वो किसके सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है, रिडक्टिव साइकिल की तरह। जैसे देखो इसमें हमने देखा था कि प्रोडक्ट क्या है, C2 साइकिल का प्रोडक्ट आया है अल्टीमेटली ग्लिसरेट,
और ग्लिसरेट जब कन्वर्ट होता है फॉस्फोग्लिसरेट में, दिस इज द सबस्ट्रेट ऑफ C3 साइकिल। तो ये बात हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेटिव साइकिल का जो प्रोडक्ट है वो एक्ट करता है वन ऑफ द सबस्ट्रेट ऑफ रिडक्टिव साइकिल। तो ये बात सही है। NADP एंड ATP आर यूज इन बोथ द साइकिल। देखिए जो C3 साइकिल है उसमें NADPH इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमें पता है फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। इस डार्क रिएक्शन को ही हम रिडक्टिव साइकिल बोलते हैं। तो लाइट रिएक्शन में हमने देखा भी है कि ATP बनता है, साथ में NADPH बनता है, और फिर ये दोनों इस्तेमाल होते हैं डार्क रिएक्शन में। तो ये बात तो सही है कि ATP इस्तेमाल होता है, लेकिन NADP नहीं, NADPH इस्तेमाल होता है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। ठीक है, अपना आंसर यहाँ B और C यानी कि फोर्थ विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग द प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट्स टर्पीन्स के बारे में ये क्वेश्चन आया हुआ है। हमको बताना है कौन कौन सी बात सही है। तो देखिए, मोनोटर्पीन्स आर 5 कार्बन कंपाउंड, बिल्कुल गलत बात है। मोनोटर्पीन्स होते हैं 10 कार्बन कंपाउंड, और डाइटर्पीन्स होते हैं 20, ट्राइटर्पीन्स होते हैं 30। ठीक है, तो ये पहली ही बात गलत हो जाएगी कि मोनोटर्पीन्स 5 कार्बन कंपाउंड नहीं होते हैं। ए को हम गलत कर सकते हैं, और ए को हमने गलत किया है तो हम फर्स्ट को गलत कर सकते हैं और हम थर्ड को भी गलत कर सकते हैं। ठीक है, बी में लिखा है द एंटी मलेरियल ड्रग आर्टिमिसिलिन इज अ सिस्कीटर्पिन। तो ये बात सही है। सिस्कीटर्पिन क्या होता है? ये 15 कार्बन से बना होता है। मोनोटर्पिन इज 10 कार्बन, डाइटर्पिन इज 20 कार्बन। इनके बीच में होता है सिस्कीटर्पिन जिसको 15 कार्बन से मिलकर बना होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो आर्टिमिसिलिन है ये एक सिस्कीटर्पिन है और ये एंटी मलेरियल ड्रग है। तो ये बात सही है, बी अपना सही है। सी में देखिए लिखा है एजाडायरेक्टिन इज अ ट्राइटर्पिन्स डेरिवेटिव फ्रॉम द सीड ऑयल ऑफ द एशियन नीम ट्री। जो नीम होता है उसका साइंटिफिक नेम ही होता है एजाडायरेक्टा। तो वहां से जो कंपाउंड निकलता है उसको बोलते हैं एजाडायरेक्टिन, और ये एक ट्राइटर्पिन होता है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि 30 कार्बन से मिलकर बना होता है। तो सी बात भी सही है। डी क्या है? टेक्सोल भी एक डाइटर्पिन है, यानी 20 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है और ये कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। ये बात भी हमने कई बार पढ़ी है। तो डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, यानी बी सही है, सी सही है, डी सही है, फोर्थ विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके जी। तो प्लांट फिजियो में जून 2023 शिफ्ट 1 में पार्ट बी के क्वेश्चन भी हम सारे डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हमने पार्ट सी के सारे क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आप पढ़ते हुए यहाँ तक आए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी है, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना ज़रूर से। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।